बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिजिक्स 11th क्लास लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं हूं मोहम्मद अरशद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं। फिर हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं। और इसके बाद फिर हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो उसके प्लेन के अंदर कितने कंपोनेंट बनते हैं, उसके स्पेस के अंदर कितने कंपोनेंट बनते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आर्टिकल है जिसका नेम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन, अब इसकी स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, द डिवीजन, डिवाइड करना, डिवीजन या स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स पार्ट। यानी इससे पहले स्टूडेंट हमने ये पढ़ा था कि वेक्टर्स को हमने ऐड करना है। ऐड करने का प्रोसीजर क्या था कि आपके पास अगर 2 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर हैं, 4 वेक्टर हैं, उनको कंबाइन करके हमने एक सिंगल वेक्टर बनाया था और उस वेक्टर को हमने नेम दिया था रिजल्टेंट वेक्टर, और जिसको नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास एक वेक्टर है, उसको हम स्प्लिट करने जा रहे हैं, उसको हम तोड़ने जा रहे हैं। स्प्लिटिंग क्या होती है, अब सपोज मेरे पास एक मार्कर है, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, अब इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट कि मैंने वेक्टर कह रहा हूं, इसको मार्कर को मैंने स्प्लिट कर दिया, 2 पार्ट में मैंने स्प्लिट कर दिया। एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। इसी तरह से वेक्टर को जब हम स्प्लिट करेंगे, वेक्टर यानी किसी फोर्स समझ लें, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होता है। आपके पास एक फोर्स है, आपने उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, 3 पार्ट में। जो उसके पार्ट्स बनेंगे उस फोर्स के, उस पार्ट्स को हम किस चीज़ का नाम देंगे, कंपोनेंट का। और जो ओरिजिनल वेक्टर होगा उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, 3 पार्ट में भी कर सकते हैं। और उसकी डिवीजन करने के 2 मेथड हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इसको स्टूडेंट अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज, आप अगर सपोज करें कि आपके पास एक बॉडी है, ये बॉडी है। अगर हमने कोई इसको कंसीडर कर लेते हैं, कोई एक टॉय है, अब इसके साथ हमने फोर्स लगाई, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ये सरफेस ऑफ अर्थ है। अब हम इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ये फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, दिस इज द फोर्स एफ। ये स्टूडेंट आपको एक डायग्राम दिखेगी है, एक छोटी कार है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है। क्या आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये जो फोर्स हम इस बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं, एक छोटी सी कार के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं, क्या तमाम की तमाम फोर्स यूज होगी इस कार को मूव करवाने में? मेरे ख्याल में आपका आंसर होगा हरगिज़ नो। ये तमाम की तमाम फोर्स इस कार को मूव कराने के लिए यूटिलाइज नहीं होगी। अब हम सपोज करते हैं इस फोर्स का एक पार्ट इस डायरेक्शन में है, क्योंकि इस कार ने इस डायरेक्शन में मूव करना है, इस कार ने इस डायरेक्शन में मूव करना है। अब इस फोर्स का एक कंपोनेंट, इस फोर्स का स्टूडेंट एक कंपोनेंट होगा ये, और एक कंपोनेंट होगा इसका ये, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स। अब स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि ये फोर्स जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। अब इस फोर्स का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा है, वो इस कार को, इस बॉडी को मूव करवाने के लिए यूटिलाइज होगा। ये वाला हिस्सा इस फोर्स का इस कार को मूव करवाने के लिए यूटिलाइज नहीं होगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप एक किताब खोल के बैठे हैं। समटाइम ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स आते हैं तो हम लोग किताब खोल के बैठ जाते हैं और सामने टीवी भी चल रहा होता है। क्या मुझे ये बताओ कि हमारी जो कंसंट्रेशन है क्या 100% टीवी की तरफ होती है या किताब की तरफ होती है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट, उस वक्त हम किताब खोल के टीवी देख रहे होते हैं, हमारी कंसंट्रेशन का कुछ हिस्सा डिवाइडेड होता है बुक की तरफ और मैक्सिमम हिस्सा जा रहा होता है टीवी की तरफ। हम ज़ाहिरी तौर पर घर वालों को ये शो करा रहे होते हैं कि हम बुक पढ़ रहे हैं, कोई फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसके बिहाइंड में हम वो ड्रामा देख रहे होते हैं या कार्टून देख रहे होते हैं। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये है कि हमारा जो दिमाग है डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में, कुछ हिस्सा किताब के ऊपर और कुछ हिस्सा टीवी के ऊपर। मेरे ख्याल में 90% हिस्सा किताब के ऊपर होता है, मेरे ख्याल में हरगिज़ नहीं, 90% हमारा हिस्सा जो है वो टीवी पर होता है और 10% हिस्सा या 5% हिस्सा हमारा बुक के ऊपर होता है।
इसका स्टूडेंट मतलब ये है कि हमारी कंसंट्रेशन डिवाइडेड है 2 पार्ट में, कुछ बुक के ऊपर और मैक्सिमम हिस्सा उसका टीवी के ऊपर। इसी तरह से वेक्टर को भी हम जब रिजॉल्व करते हैं तो उसके 2 कंपोनेंट बन सकते हैं, उसके 3 कंपोनेंट बन सकते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट बन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना, उसको डिवाइड कर देना उसके पार्ट्स के अंदर, वो पार्ट किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। अब एक मज़ेदार बात यह है कि रेजोल्यूशन और एडिशन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने नोट रखना है। रेजोल्यूशन और उसके बाद मैंने लिख दिया एडिशन। तो स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन, एडिशन का जो रिवर्स है दैट इज इक्वल टू रेजोल्यूशन। क्योंकि एडिशन के अंदर हम क्या करते हैं, 2 वेक्टर 3 वेक्टर को आपस में कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं। और रेजोल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं आज कि एक वेक्टर को डिवाइड करके 2 वेक्टर 3 वेक्टर 4 वेक्टर में हम उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन इज कॉल्ड एडिशन एंड रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। और अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को सब्ट्रैक्शन कह देते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जैसे एडिशन का रिवर्स सब्ट्रैक्शन है। हरगिज़ नहीं वेक्टर की दुनिया में, क्योंकि रेजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना और एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो इसमें स्टूडेंट नेक्स्ट हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोनेंट को तो आपको पता चल चुका होगा कि वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करते हैं, जो उसके पार्ट्स मिलते हैं, जो उसके इफेक्टिव वैल्यू होती है, जो उसके छोटे छोटे वेक्टर मिलते हैं, उनको हम कंपोनेंट कहते हैं। अब उसी कंपोनेंट की एक और फॉर्म है जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर के नेम से आपको अगेन आइडिया हो रहा होगा, रेक्टेंगुलर इसका मतलब ये है 90 का एंगल। तो इसका मीनिंग ये हुआ द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर दैट आर परपेंडिकुलर। जो कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे वो वाले कंपोनेंट आपस में रिश्तेदारी में कहलाएंगे क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दी है, अभी मैंने इसको नेम नहीं दिया, आगे जाकर हम इसको नेम देंगे। इस वेक्टर का एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ये इनके दरमियान एंगल 90 नज़र आ रहा है, ये कंपोनेंट भी हैं। और एडिशनली हम इनको ये भी कह सकते हैं कि दीज आर दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। चलें जनाब, अब हम स्टार्ट करते हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसको आपने नोट कर लेना। इसी तरह मैंने इसको शॉर्टकट वे में लिखा कि वेक्टर की रेजोल्यूशन हम 2 वे में करते हैं। वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं 2 वे में। नंबर 1, एक हम उसको रिजॉल्व करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म, और एक हम करते हैं जनरली। तो स्टूडेंट आपने एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखना है कि जब हम उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में डिवाइड करेंगे, यानी वेक्टर की रेजोल्यूशन करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म में मजीद मैं लिखूंगा कि अगर हम उसको प्लेन में करते हैं, अगर हम उसको प्लेन में करते हैं तो फिर उसके सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट आपने याद रखना है। अगर हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, प्लेन में, तो सिर्फ उसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। अगर हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं स्पेस में अगर हम उसको रिजॉल्व करते हैं तो फिर उसके कंपोनेंट बनेंगे 3 कंपोनेंट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो ये स्टूडेंट आपने याद रखना है कि वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, प्लेन में ओनली 2 कंपोनेंट, जब वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में स्पेस में तो ओनली 3 कंपोनेंट। अब एक दूसरा मेथड है जनरली, कि एक वेक्टर को जनरल फॉर्म में कितने कंपोनेंट बना सकते हैं। अब जरा एक एग्जांपल मैं बताऊंगा तो आप इसको नोट रखें। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक कोई वेक्टर है, इसको मैंने नेम दे दिया ए वेक्टर। आप मुझे बताएं मैं इसके कितने कंपोनेंट जनरल फॉर्म में बना के दिखाऊं, 2 3 4 5। लेट्स सपोज अगर 3 बनाते हैं, एक कंपोनेंट इसका, एक कंपोनेंट ये हो गया,
एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ बी का, दिस इज द सी एंड दिस इज द डी, तो इसको स्टूडेंट मैं ये कहूँगा कि वेक्टर ए को रिजॉल्व कर दिया 3 पार्ट्स में, 3 कंपोनेंट में, जिसमें एक कंपोनेंट उसका वेक्टर बी है, एक उसका सी है और एक उसका डी है। तो मैं कहूँगा दीज आर द कंपोनेंट, बट इनको रेक्टेंगुलर का नाम नहीं दे सकता। क्या इनके दरमियान एंगल 90 का है? बिल्कुल नहीं है। तो जब वेक्टर को स्टूडेंट जनरली रिजॉल्व करते हैं तो उसके कंपोनेंट हम 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, इन्फिनाइट बना सकते हैं। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव आती है कि वेक्टर कैन बी रिजॉल्व जनरली हैविंग कंपोनेंट, ऑप्शन में अगर 2 है, ऑप्शन में अगर मैं इसको यूं लिखता हूं, अगर इसके लेट्स सपोज मैं कंपोनेंट अगर इससे भी ज़्यादा बनाता हूं, आप स्टूडेंट ये देखें, इससे मैं ज़्यादा अगर कंपोनेंट बनाना चाहता हूं, 5 कंपोनेंट अगर मैं बनाता हूं, इसके 5 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसका दिस वन 1 2 3 4 एंड 5। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ कि हम जितना चाहें कंपोनेंट हम बना सकते हैं जब हम किसी वेक्टर को जनरल फॉर्म में रिजॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज आता है कि वेक्टर कैन बी रिजॉल्व जनरली इनटू कंपोनेंट, तो अगर उसका ऑप्शन अल्फा है, ऑप्शन अल्फा में लिखता है 2, ऑप्शन बीटा में लिखता है जी 4, ऑप्शन चार्ली में लिखता है 3 और ऑप्शन डेल्टा में लिखता है मोर देन 3, तो बेस्ट हमारा ऑप्शन क्या होगा? दैट इज इक्वल टू डेल्टा। अगर वो इन्फिनाइट भी लिखता है तब भी आप ऑप्शन इन्फिनाइट टिक करेंगे, क्योंकि किसी वेक्टर को जनरली हम रिजॉल्व कर सकते हैं इन्फिनाइट कंपोनेंट में। ठीक है जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कि वेक्टर की रेजोल्यूशन करते कैसे हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि वेक्टर को किसी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे करते हैं। स्टूडेंट, अगर आप सपोज करते हैं कि आपके पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए हमने ले लिया, लेकिन बेस्ट मैं हमेशा स्टूडेंट को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने वेक्टर को अंडरस्टैंड करना है तो बेस्ट इसको अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल फोर्स होती है, जिसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एंड के ऊपर समझाऊंगा। वेक्टर ए है, कंसीडर वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ओपी। ओपी लाइन से हमने ये ओ और ये पी, ये पॉइंट हैं ओ और ये पी, और ये लाइन है ओपी, और इस लाइन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किस नेम से? वेक्टर ए से, और जो एंगल बना रहा है थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। आपको मैं लास्ट स्टूडेंट लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूँ कि किसी रेक्टेंगुलर सिस्टम में नॉर्मली हम इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, और एंगल के मेजरमेंट के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। जब 3 एक्सिस हम यूज़ कर रहे होते हैं तब हमारी चॉइस होती है इसको x रखें, इसको y रखें। ये स्टूडेंट हमारे पास वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर। वेक्टर ए हमने ले दिया और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है किस चीज़ से? दैट इज इक्वल टू OP से। अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं इसके कंपोनेंट में कि इसके कंपोनेंट हम कैसे बनाते हैं। अब इसको रिजॉल्व करने का तरीका स्टूडेंट ये है कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन एक ज़हन में रखिएगा। अगर मैं इस जगह से यूं परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूंगा, ये परपेंडिकुलर नहीं है। अगर मैं इसको यूं ड्रा करूंगा, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर लाइन एग्जैक्ट तो हम बना नहीं सकते, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन रह सकती है, लेकिन आप कोशिश करें कि वो तकरीबन वो परपेंडिकुलर लाइन नज़र आनी चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर लाइन आपको नज़र आ रही है, ये एंगल क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू 90, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया M का। इसी तरह से आप इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर लाइन, और इस पॉइंट को आपने नेम दे दिया किस चीज़ का? N का। आप स्टूडेंट इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस इज द वेक्टर, और इस वेक्टर का एक कंपोनेंट आपको ये नज़र आ रहा है जो x के अलोंग है, इसको हम कहेंगे दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ A। जो वेक्टर A का x के अलोंग कंपोनेंट होगा उसको हम कहेंगे x कंपोनेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AX से। ये है उस वेक्टर का कंपोनेंट जिसको हम पार्ट्स कह रहे हैं। और इसके साथ अगर वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो इसके साथ डेफिनेट बात है, लास्ट लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूं कि यूनिट वेक्टर x के अलांग i, y के अलांग j और z के अलांग k, ये हो गया।
और उसके बाद ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर जो y के अलांग है, इसको हम कहेंगे दिस इज दी y एक्सिस, ये y एक्सिस है, और इसको हमने नेम दे दिया दैट इज इक्वल टू ay, और y के अलोंग यूनिट वेक्टर j हेड हम यूज करेंगे। क्लियर होगी बात? अब आप स्टूडेंट इस चीज को आप नोट करें, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इनकी डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम है, तो क्या मैं इस वेक्टर को नेम दे सकता हूं ए वाई और जे हेड? इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इक्वल वेक्टर डिस्कस किया था कि इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी डायरेक्शन सेम है। ये ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा, अगर ये एक्स है तो इसको ए एक्स लिख सकते हैं। चलें जी स्टूडेंट, हम नेक्स्ट देखते हैं। आप ये लोअर क्लासेस के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि जब कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, 90 एंगल है, तो इसमें ये वाली साइड क्या होती है? अक्सर स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि जब हम उनसे पूछते हैं कि जी इसमें परपेंडिकुलर क्या होता है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है, स्टूडेंट का पहला ऑप्शन ये होता है कि सर परपेंडिकुलर कौन सा होता है? ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है और ये वाली बेस होती है। ये स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को निकाल दें। परपेंडिकुलर के लिए याद रखें, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर याद ना रखें, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्लॉप है। एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, एंगल के एडजेंट साइड जो है दैट इज इक्वल टू बेस, और 90 के सामने वाली लाइन इसको हम बोलते हैं दिस इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया? दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला। मैंने क्या बोला? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाला बेस, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अब उसके बाद अब हम स्टूडेंट ये देखते हैं कि इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट बन गए? 2। वेक्टर रेजोल्यूशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, प्लेन में कितने कंपोनेंट? 2। अगर उसको रिजॉल्व करेंगे एक्स वाई में तो उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट होगा। अगर वाई जी में करेंगे तब भी 2 कंपोनेंट वाई और जी कंपोनेंट होगा। अगर जी एक्स में करेंगे तो उसका जी कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट में होगा। तो डेफिनेट बात है, अब क्योंकि हम नॉर्मली तौर पर आसानी के लिए एक्स और वाई प्लेन लिया हुआ है तो उसका एक एक्स कंपोनेंट और एक उसका वाई कंपोनेंट। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं, जो एक्स कंपोनेंट है वो एक्स के अलांग है, जो वाई कंपोनेंट है वो वाई के अलांग है। अब हम इनकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसकी और इसकी निकालने का फार्मूला क्या है? आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि साइन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। चलें जी हम एक्स कंपोनेंट की तरफ आते हैं। एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होगा? कॉस ऑफ थीटा स्टूडेंट ये बराबर होगा बेस। बेस क्या है? एंगल के सामने साथ वाला, OM, और हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू OP, दैट इज इक्वल टू OP। ये स्टूडेंट याद रखें कि इस जगह पर हम जस्ट मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं, वेक्टर नहीं। अगर वेक्टर यूज करेंगे तो A और उसके साथ एरो, ए उसके साथ एरो, अगर इसको एज ए मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिर्फ ए लिखेंगे, उसके ऊपर एरो नहीं लगेंगे। अगर हम इसको एज अ वेक्टर लिखेंगे तो ए एक्स आई हेड, अगर जस्ट ये वाला वेक्टर मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो ओनली लिखेंगे ए एक्स। तो हम लिखते हैं जी नेक्स्ट, ये हो जाएगा ओ एम की जगह पर हम क्या लिख देंगे? ए एक्स हो गया, दैट इज इक्वल टू ए एक्स और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इसके साथ आई जे वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, और इस जगह पर मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू दिस वन। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसको क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट नंबर पर हम लिख सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जो ए एक्स है दैट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, सी एक्स इज इक्वल टू सी कॉस थीटा,
किसी भी चीज़ का x कंपोनेंट जो होगा उसके साथ हम क्या लगाते हैं, cos थीटा। लेकिन आगे लेक्चर के एंड के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ax के साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ये इस वक्त हम स्पेसिफिकली क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब वेक्टर एंगल बना रहा होगा किसके साथ, x एक्सिस के साथ, उस हवाले से सारी ये हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलें जनाब, नेक्स्ट नंबर पर हम डिस्कस करते हैं, y कंपोनेंट की तरफ आते हैं। y कंपोनेंट स्टूडेंट डिस्कस करने के लिए इसको हमने कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या लिखेंगे, एम पी, एम पी, एम पी ओवर हाइपोटेन्यूज ओ पी, तो दैट इज इक्वल टू ओ पी हो गया। उसके बाद स्टूडेंट इनकी हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। इसकी वैल्यू अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर होनी चाहिए। इक्वल का मतलब ये होता है बीच में इक्वल लगा हुआ है, इधर हमने मैथ्स लिखा हुआ है तो उधर हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कभी भी नहीं। इक्वालिटी का स्टूडेंट मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड पर अगर वेक्टर है तो राइट साइड पर भी वेक्टर होना चाहिए, अगर लेफ्ट साइड पर स्केलर है तो राइट पर भी स्केलर होना चाहिए। तो जस्ट हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो साइन थीटा एम पी ओवर ओ पी, एम पी किसके बराबर है, ए वाई, ए वाई, और डिवाइडेड बाय ओ पी, ओ पी के सीधे बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू ए। तो बिल्कुल इसी तरह से दिस इंप्लाइज दैट ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो गई कंपोनेंट की। कौन से कंपोनेंट हैं, वेक्टर ए के दो कंपोनेंट हैं, एक का नाम ए एक्स, एक का नाम ए वाई। ए एक्स ए कॉस थीटा, बी एक्स बी कॉस थीटा, डी एक्स डी कॉस थीटा। ए वाई ए साइन थीटा, बी वाई होगा तो बी साइन थीटा होगा। अब हम आते हैं ओरिजिनल वेक्टर की तरफ। भाई तू अपना बता, तेरा क्या हिसाब किताब है। ओरिजिनल वेक्टर है ए स्टूडेंट। इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसकी अपनी मैग्नीट्यूड का तरीकाकार क्या है और इसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं। यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। ओ पी के सीधे इक्वल है। अगेन मैं बोल रहा हूं यहां पर हम यूज कर रहे हैं जस्ट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओ पी, ओ पी लेंथ, और लेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखेंगे, ए को लिखेंगे एरो के बगैर। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए और ये वाई का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होती है कि स्टूडेंट ये पूछता है कि ये स्क्वायर एक्स के ऊपर है या ए के ऊपर है, एक्स के ऊपर है या ए के ऊपर है। तो इसका स्टूडेंट आंसर ये है, ना एक्स के ऊपर है ना ए के ऊपर है, ये ए एक्स के ऊपर है, क्योंकि ए और एक्स अलहदा चीज़ें नहीं है, एक सिंगल चीज़ है ए एक्स। तो ए एक्स के ऊपर है, मतलब दो चीज़ें नहीं। जब दो चीज़ें होंगी तो तब हम कहेंगे ये स्क्वायर एक्स के ऊपर है या ए के ऊपर है। जब चीज़ ही सिंगल है तो इसका मतलब है ए एक्स के स्क्वायर है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और एज ए होल का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, जिसको हम कह सकते हैं कि किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीकाकार ये है कि जब वो वेक्टर कंटेन होगा दो कंपोनेंट के साथ, जब वो लाई करेगा किसी प्लेन में। जब कोई वेक्टर स्टूडेंट एग्जिस्ट करेगा प्लेन में तो उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अगर वो स्पेस में लाई करेगा तो फिर फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जी का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इस वेक्टर की डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा जब हम यूज़ करेंगे
टेन थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू एम पी, एम पी, और बेस है ओ एम, ओ एम, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इनकी वैल्यू अगेन मैं बार बार आपको बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू ए वाई और डिवाइडेड बाय ए और ये एक्स, दैट इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। अब उसके बाद थीटा किस चीज़ के इक्वल होगा? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। तो ये स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर को रिजॉल्व हम कैसे करते हैं, उसको रेजोल्यूशन का मेथड हमने पढ़ा कि जब कोई वेक्टर किसी प्लेन में लाई करता है तो उसके कंपोनेंट हमने डिस्कस किए। अब हम यहाँ पर एक एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एमसीक्यू आप ज़रा नोट करें। एमसीक्यू स्टूडेंट इसका ये है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले में नज़र आ रहा होगा। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि वेक्टर ए मेकिंग एंगल 90, वेक्टर ए मेकिंग एंगल 90 विद एक्स एक्सिस, देन इट्स वाई कंपोनेंट विल बी। इसको हम स्टूडेंट एक्सप्लेन करते हैं। वेक्टर ए मेकिंग एंगल 90 विद, आपकी स्क्रीन के ऊपर एमसीक्यूज डिस्प्ले में नजर आ रहा है। आप स्टूडेंट कोशिश क्या करें कि जब आपको मैं एमसीक्यू बताता हूं तो आप वीडियो को रोक के सबसे पहले आप खुद सॉल्व किया करें, खुद ट्राई किया करें कि इसका ऑप्शन क्या बनता है। आप कोई वेक्टर है और वो एंगल बना रहा है 90, 90 किसके साथ? दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ये एक्स है और ये वाई है, और वेक्टर बना रहा है एंगल 90 किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। इसका मतलब है इधर हम ड्रा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, इधर बिल्कुल नहीं, इधर इधर नहीं, बल्कि अब ये वाला वेक्टर होगा अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि उसने x के साथ कहा गया एंगल बना रहा है 90 एंड दिस इज द वेक्टर a। अब आपको ये बताया जा रहा है कि इसका y कंपोनेंट क्या होगा। y कंपोनेंट क्या होता है स्टूडेंट? अब आपको ये नज़र आ रहा है y कंपोनेंट। y कंपोनेंट कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या है? y कंपोनेंट कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि a y इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी बताई गई है? 90, तो ये हो जाएगा a साइन ऑफ 90, साइन 90 1 के बराबर, तो ऑप्शन दैट इज इक्वल टू a। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन अल्फा में आपको नजर आ रहा है a cos थीटा, a टेन थीटा, a साइन थीटा या डेल्टा ऑप्शन a। तो ऑप्शन इसका कौन सा बनेगा? दैट इज इक्वल टू डेल्टा ऑप्शन। आप स्टूडेंट मैं आपको एक और एमसीक्यू दिखाता हूं, इसको आप जरा नोट करें। अगर आपको ये बताया जाता है if vector A making angle theta with y axis, then its x component विल बी। आप स्टूडेंट यहां पर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों को नोट करें। इसमें आपसे पूछा क्या गया है? इसमें आपसे पूछा गया है कि इसका एक्स कंपोनेंट निकालें। एक्स कंपोनेंट क्या होता है? एक्स कंपोनेंट वो होता है जो एक्स के अलोंग हो। और दूसरे नंबर पर आपको इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि वो जो एंगल है थीटा वो किसके साथ बना रहा है? दैट इज इक्वल टू वाई एक्सिस। अब आपको गिवन है वाई एक्सिस के साथ, इसके ऑप्शन आपको गिवन दिए जा सकते हैं। इसका ऑप्शन अल्फा आपको कहा जा सकता है a cos थीटा, ऑप्शन बीटा a sin थीटा, ऑप्शन चार्ली 0, ऑप्शन डेल्टा दैट इज इक्वल टू ओनली a। आप ज़रा सोचें क्या इसका ऑप्शन होगा। डेफिनेट बात है आप सोच रहे होंगे कि इसका ऑप्शन जो है वो, क्योंकि एक्स कंपोनेंट कहा गया ये वाला होगा, ऐसा है ना, क्योंकि एक्स कंपोनेंट है तो ये वाला होगा। आप देखें बिल्कुल भी नहीं, यही तो फिजिक्स के कमाल हैं। ये देखें जी, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस।
दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आपको ये बताया गया है कि y के साथ एंगल बना रहा है थीटा, y के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ये वेक्टर दैट इज इक्वल टू a, और एंगल बना रहा है थीटा दैट इज इक्वल टू y के साथ एंगल थीटा। अब हम इसके दो कंपोनेंट बनाते हैं। एक कंपोनेंट स्टूडेंट इसका ये होगा, एक कंपोनेंट इसका ये होगा। अब सिर्फ मुझे ये बताएं कि ये वाला कंपोनेंट किसके अलांग है, x के अलांग है। ये वाला कंपोनेंट किस एक्सिस के अलांग है, y के अलांग है। अब स्टूडेंट ये बात याद रखें कि एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर हुआ करता है। अब आप यहाँ पर ये देखें, ये क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू बेस। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब आप स्टूडेंट ये देखें कि जो x के अलांग है, x के अलांग है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज इक्वल टू ax। जो y के अलांग है इसको हम क्या नाम देंगे, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ay। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जो किसी वेक्टर का कंपोनेंट x के अलांग है उसका नाम ax, जो y के अलांग है उसका नाम ay। अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, साइन थीटा स्टूडेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर ओवर हाई। ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला। ये परपेंडिकुलर, इस वक्त ये परपेंडिकुलर और ये बेस, क्योंकि एंगल हमारा शिफ्ट हो चुका है अलोंग वाई एक्सिस के साथ। तो साइन थीटा किस चीज़ के बराबर हुआ, ये हुआ ax और डिवाइडेड बाय a। तो x कंपोनेंट क्या बनेगा, x कंपोनेंट इज इक्वल टू, x कंपोनेंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट इस वक्त हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज इक्वल टू बीटा। इससे रिलेटेड और भी हम चीज़ें फर्दर आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।